सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी समझ में हमारी बात आती है जो क्लासेस हमने बनाई हैं और आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करी हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी आने वाले बैचेस के लिए एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू या राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल रहे, वो आपको डिटेल में जानकारी उसकी मिलती रहे। उससे आपका ही फ़ायदा है, भले ही आप मई 24 अटैम्प्ट के हैं, नवंबर 24 अटैम्प्ट के हैं या लेटर ऑन अटैम्प्ट्स के बच्चे हैं। बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दें। जब तक हमें लगेगा नहीं कि हमारी यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन में ग्रोथ हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ ये छोटा सा काम हमारी मोटिवेशन के लिए ज़रूर कर दें। अभी के अभी उस बेल आइकन को दबा दें और लाल बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी के अभी प्यारे बच्चों, ठीक है। और मई 24 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन जानकारी है। आपने हमारी ऐप पे आना है और कोर्सेज़ के अंदर अगर आप जाएंगे तो एएस वॉर बैच के नाम से आपको एक कोर्स मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, यूट्यूब के लेक्चर्स में हम लोग क्या दे रहे हैं आप लोगों को, हम दे रहे हैं पूरा स्टडी मटेरियल। बट अगर आपको एमटीपी, आरटीपी, पीवाईबी भी करने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यूज़ बुकलेट आपको चाहिए और पूरी की पूरी आपको जो है कंप्लीट टेस्ट देने हैं, एमसीक्यू, राइटिंग प्रैक्टिस, थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की टेस्ट अगर आपको देने हैं और एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, ये चारों चीज़ें अगर आपको चाहिए, अपने मार्क्स को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों को लेकर के जाना है, फेलियर का डर क्या, इवन एग्जामिशन को भी बियॉन्ड छोड़ते हुए 80, 90, 100 मार्क्स पे आपको जाना है, तो प्यारे बच्चों ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में हम लोग लेकर के आए हैं। इफ़ यू फील इंटरेस्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप हमें 8851007100 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ऐप से आप डायरेक्ट भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे और इसका अमाउंट बहुत ही कम रखा गया है, क्योंकि ये कम से कम 40 से 50 मार्क्स की वृद्धि आपके फाइनल आउटकम में कर सकता है। और अगर नवंबर 24 अटेम्प्ट आपका पढ़ने वाला है तो आप लोगों के लिए भी हम ऐसा एक बैच जरूर लॉन्च करेंगे। अभी तो ऐसा है ना, आप लोग क्लासेस देख रहे होगे, अभी आपको कहाँ एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू समझ में आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ बेल आइकन प्रेस कर लो, जब नवंबर 24 वालों के लिए आएगा तब आपको भी उसकी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है जी। ओके सर, तो अब आप क्लिप का मजा लीजिए, वीडियो देखिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। हेलो बच्चों, मेरे चेहरे पे देखिए स्माइल। सरवाए बहुत मेहनत के बाद हम आपके सामने पेशे खिदमत ये नया बैच सीए इंटरमीडिएट नए सिलेबस मई 2024 के लिए लेकर के आए हैं। पर्दे के पीछे काफ़ी समय से जो हम मेहनत कर रहे थे आप लोगों के लिए, आज वो दिन आ गया है जब उसकी पहली रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। पहला लेक्चर है, पहली शाम। आओ मिलकर करेंगे इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के नाम। हाउस द जोश माय डियर फ्रेंड्स, ये पुराना हो चुका है। आई आस्क यू हाउस द होश। हाय सर, इस एएस में होश हाई रखना है। ठीक है सर, ठीक है। दोस्तों नोट्स की यात्रा कराता हूँ मैं आपको। ये देखिए काफ़ी जो है हमने यहाँ पर इस बार पिक्चराइजेशन को बढ़ावा दिया है। लेट मी हैव अ झलकी टू यू ऑल फॉर द नोट्स। ये देखिए, 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 ये पूरा कॉन्सेप्ट है सर यहाँ तक। उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, टू टीच यू द कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों मित्रों साथियों, इसको भी हमने पिक्चराइजेशन में बना दिया है। करना पता है क्या है तुम्हें? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कान रखो खुले, आंख रखो खुली और दिमाग का ढक्कन भी खोल दो, और बस जो मैं बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उनमें जाने दो माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप सारी बातें समझ में हो जाएंगी, अपने आप आपको सब कुछ समझ में आएगा। सब कुछ यहाँ पे पिक्चराइजेशन, इवन जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो विद उनके सॉल्यूशंस, वो भी आपके सामने यहाँ पे लिख दिए गए हैं। सब कुछ यहीं पे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू पैटर्न इस बार आया है तो केबीसी राउंड भी हमने जोड़ा है। 30 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे वो भी हम यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास में ही डिस्कस करते रहेंगे, और लास्ट में कुछ इकट्ठे एमसीक्यूज ऑफकोर्स आपके लिए अलग से लेकर के आएंगे। ठीक है जी, ओके सर। तो सर हमें जो राइटिंग पैड पे जाना होता था उसका झंझट जो है ख़त्म है। यहीं पढ़ेंगे, यहीं लिखेंगे, यहीं समझेंगे, यहीं प्रैक्टिस करेंगे। एवरीथिंग वुड बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ ओनली। सर आगे आने वाले जो लेक्चर्स है वो भी इसी प्रकार से डिज़ाइन होंगे। हाँ भाई, अब शुरुआत करिए तो ख़त्म भी करेंगे, वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन होंगे। ऊपर हमने अपना इधर लोगो भी चेंज करा है। ऊपर देखिए आप लोग एसएस पाठशाला, संदीप शर्मा क्लासेस को हमने एसएसपी बना दिया है, क्योंकि दिक्कत आ रही थी दोस्त कुछ
मान लीजिए मैं अपना नाम, मेरा वैसे संदीप पाराशर है जो मेरा नाम है, तो अगर हम संदीप पाराशर क्लासेस बनाएं तो वो एसपीसी बन जाए, और एसपीसी के नाम से बॉम्बे में ऑलरेडी स्वप्निल सर की क्लासेस है, बहुत इंडिया में हाई क्वालिटी, अगर उनका नाम यूज़ करेंगे हम तो वैसी बात हो जाएगी कि चोरी कर ली हमने। अब मैं संदीप शर्मा क्लासेस बनाऊँ तो उसका शॉर्टकट SSC बनता है। अब SSC में CA पढ़ा रहा हूँ या SSC पढ़ा रहा हूँ, वो SSC का कोर्स बीच में आ जाता है, इसलिए सब कुछ चेंज करके फैसला लिया हमने, बना दिया SSP संदीप शर्मा पाठशाला। CA, CS और CM हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको सर लाइव क्लासेस लेनी है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव आपको बाय करनी है इस कोर्स की, तो सर ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के बाद आप हमको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स वगैरह के कुछ जो फ्री रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं वो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करके चलते हैं। और डाउट्स तो जो है वो हम सब के लेते हैं, हमारे स्टूडेंट हो हमारे स्टूडेंट ना हो, तो डाउट्स के लिए तो आप हमसे ऑलवेज एनी टाइम जुड़ सकते हैं। रात को 1-2 बजे तक भी कई बार मैं बच्चों के डाउट्स जो है वो लेकर के चलता हूँ। ठीक है जी सर, चलो सर शुरुआत करो, शुरुआत करते हैं। AS 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। आपको किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, नॉट ओनली एडवांस अकाउंट्स, राइट, आपको किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के लिए हो, फाउंडेशन लेवल के लिए हो, CA हो, CM में हो, सारे सब्जेक्ट्स, कॉम्बोज, पैकेज सब हमारे पास अवेलेबल है। जस्ट आपको ऊपर कॉन्टैक्ट करना है नंबर पे। एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस हम लोग आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं इंडिया की टॉप फैकल्टी से। केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको डेमोज मिलेंगे, पसंद आते हैं तो आप लीजिएगा, नहीं पसंद आते तो मत लीजिएगा। मेरे थ्रू परचेज करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, डायरेक्ट आप फैकल्टीज़ को परचेज करेंगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, राइट। ओके सर जी, चलो हमारा जो सिलेबस है ना, हमारा जो करिकुलम है प्यारे प्यारे बच्चों, एडवांस्ड अकाउंट। सर एक अकाउंट हट गया, एक अकाउंट रह गया, आपको दुख हुआ क्या? नहीं, हमें दुख काहे होगा? हमारे बच्चों का भला हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स का भला हो रहा है, हम काहे दुखी होंगे भाई? क्यों सर? जो पुराने अनयूजेबल चैप्टर्स थे ना, जो प्रैक्टिकल, जिनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत कम थी, इंस्टीट्यूट ने उनको कहा नमस्ते टाटा बाय बाय, चलो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे फिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, कह के वो चैप्टर चले गए, अब उन्हें याद भी नहीं रखना हमें। और बहुत बढ़िया किया इंस्टीट्यूट ने। क्यों सर? भैया वो काम के नहीं थे, उनमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, खत्म। एक तो ये चीज़ बहुत बढ़िया करी इंस्टीट्यूट ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड अप्रोच रखा है। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके करिकुलम में, मैं कह रहा हूँ पूरा है ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड। 27 टू बी एग्जैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको कवर अप करके चलने हैं। और भी चैप्टर्स हैं हमारे पास, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, जैसे हमारे पास बायबैक हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। बट भैया 70% सिलेबस आपका AS बेस्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड है। एक तो ये बात बहुत अच्छी की गई। सर इंडेस क्यों नहीं लगा दिए इंस्टीट्यूट ने? इंडेस लगा देते, इंटर में इंडेस पढ़ लेते हम तो बढ़िया रहते, तो फाइनल में क्या पढ़ोगे फिर? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इंडेस लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस पे लगते हैं यार, अनलिस्टेड के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ लो यार। जो CA बन के प्रैक्टिस में आओगे तो सीधा तुम्हें MNC कंपनी क्लाइंट बन जाएंगे क्या तुम्हारी? कुछ छोटे क्लाइंट भी होंगे, कुछ वैसे लोग भी होंगे। तो AS पढ़ो, अभी छोटे बच्चे हो, फिर इंडेस पढ़ना, और जब AS पढ़ लोगे, उनकी ड्राफ्टिंग समझ लोगे, तरीका समझ लोगे, एप्लीकेबिलिटी समझ लोगे, तभी इंडेस बेहतर समझ में आएंगे भाई। ऐसे ऐसे डायरेक्ट इंडेस तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके जी। 30 मार्क्स की MCQ हैं, उन पे भी हमारा पूरा फोकस रहेगा। और एक वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। सर कौन सा वहम? MCQ आ गया, अब तो पार कर देंगे ऐसे ही। ऐसा नहीं होता। CA है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, द टफेस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, द गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कोर्स CA। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो सर वहाँ पे भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। और इंस्टीट्यूट में ऐसा कहा जा रहा है कि अब रेपिटेटिव क्वेश्चंस एग्जाम में आना बंद होंगे, तो ये बेहतर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, RTP, MTP, PYQ कर जाओ, स्टडी मटेरियल रट जाओ, वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पास हो जाओ। बट अब नए क्वेश्चंस एग्जाम में ड्राफ्ट होंगे, नए क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चीज़ें बेहतर ही हो रही हैं, कुछ मुश्किल या कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। बस अपने दिमाग में एक अप्रोच रखने का कि चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं, आपकी बेहतरी के लिए ही सारा काम हो रहा है। अगर कड़वी दवाई भी दी जा रही है तो वो आपकी बीमारी को जड़ से काटेगा। पुरानी चीज़ें ख़त्म, जो आउटडेटेड डेटा था वो ख़त्म, नई अपडेटेड चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो और बेहतर पैसे कमाओ एक MNC में, एक अच्छी जगह या प्रैक्टिस में आने के बाद, CA बनने के बाद। आपकी बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं। ठीक है सर, चलो
तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका इस खूबसूरत लेक्चर के अंदर। अब हम करने जा रहे हैं शुरू AS22 विराट कोहली भागता है ना 2-2 रन बहुत ज़्यादा, ऐसे तुम्हें इसे इसके पीछे भागना पड़ता, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता, समझना पड़ता, बोलना पड़ता, नोट्स बनाने पड़ते। मैंने कहा सारी भाग दौड़ खत्म, सब एक ही जगह पे लिख देते हैं। जो सभी प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो बस बैठ करके सुनेंगे मज़े से मेरी क्लास। बिल्कुल साधारण बना दिया आपके लिए, बिल्कुल सिंपल बना दिया है बिल्कुल। और क्वेश्चन वगैरह भी सब, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल सब डिस्कस कर जाएंगे अभी आपके साथ, और पता भी नहीं चलेगा आपको। और टीचर तो भैया वही है जो बच्चे को पढ़ा भी दे, समझा भी दे, बच्चा बोर भी ना हो और उसका सारा मटेरियल कवर अप भी हो जाए और बच्चे को लगे कि हाँ मज़ा आया, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था, कुछ ऐसा बोरिंग नहीं था। दैट्स इट, यही हमारी कोशिश रहती है सर, यही हमारी जद्दोजहद रहती है, बस इसी में लगे रहते हैं आपके लिए, अपने लिए भी ऑफकोर्स। ठीक है, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं सर। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम AS22 का नाम है, AS22 का नाम है। ठीक है दोस्तों, मुझे ये बताओ, तुमने एक कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें, तुम मत बताओ, तुम बाद में बताना, पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है आज का नुकसान कल का फायदा, आज का फायदा कल का नुकसान। सर ये कहानी हम और हमारे दोस्त की लगती है। हाँ, एक तुम हो, तुम सीए कर रहे हो। यस सर, ऑफ कोर्स। तुम आज अपनी जवानी का कितना नुकसान कर रहे हो। जिस समय पे आप गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठ कर के कुछ खा पी सकते हैं, उन पलों को छोड़ करके आप किताबों में मेरे साथ यहाँ बैठ करके AS22 पढ़ रहे हैं। वहीं इसी समय पर आपके जो BCom या कुछ और कोर्स करने वाले दोस्त यार हो सकते हैं, वो वही काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, आपको लग रहा है आज आपका नुकसान हो रहा है लेकिन कल आपका फ़ायदा हो, या आज आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये बेहतर कल के लिए कर रहे हैं। और जिन लोगों को लग रहा है आज हमारा फ़ायदा हो रहा है, उनका कल नुकसान हो सकता है, क्योंकि समय की बर्बादी जो है वो अच्छी चीज़ ना थी, ना है, ना हो सकती है। दोस्तों यही है AS22, आज का नुकसान कल का फ़ायदा, आज का फ़ायदा कल का नुकसान। ठीक है, इसी शीर्षक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा इसमें कुछ DTL नाम की चीज़ होती हैं। आज अगर हमें कुछ ज़्यादा देना पड़ रहा है तो कल हमें वापस भी मिलेगा, और आज अगर हम कुछ नहीं दे रहे तो कल हमें ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, चाहे वो समय हो चाहे वो पैसा हो। ठीक है सर, ओके। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ ये जो देश है ना, देश कौन सा देश सर? भारतवर्ष, इंडिया, आर्यभट्ट। इसमें कितने टाइप के टैक्सेस है? हिंदी में बोले तो लगान, वसूली, जबरन टैक्स। टैक्स का मतलब ही होता है वसूली, राइट? कितने प्रकार की वसूली है सर आपके देश में? सर जी 2 टाइप के टैक्सेस हो गए, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जांपल दो। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनडायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जांपल दो। सर GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। कूल, वेरी गुड। सर जो AS22 है उसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इतनी बड़ी लाइन की ऐसी की तैसी। प्रवीण सर बोलते हैं जब हम पढ़ाते थे, बड़ा मजा आता था, आज भी याद है। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, इतनी बड़ी लाइन की ऐसी की तैसी। मैं एक शब्द में बोलूं, इनकम टैक्स अकाउंटिंग। ये कैसा लगा? ये सही है सर। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, पता नहीं कितना भारी कर रखा है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना हमारा, इनकम टैक्स, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये AS22 सिखाएगा आपको। इनकम टैक्स के प्रोविजंस, इनकम टैक्स का लगना, इनकम टैक्स के रेट्स, स्लैब्स, प्रोविजंस, वो सब लिखा होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। आपके टैक्स वाले सर मैम पढ़ाएंगे आपको, मैं पढ़ाऊंगा उसकी अकाउंटिंग, इनकम टैक्स की अकाउंटिंग। तो सर ये AS GST की अकाउंटिंग के बारे में नहीं बताता, ना 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 रे ना रे ना, ये इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की अकाउंटिंग के बारे में बताता है। ओके ओके, तो हमारा सबसे पहला सेक्शन जो नोट्स में आ रहा है वो हमें यही बताता है कि AS22 किस टैक्स की अकाउंटिंग हमें सिखाएगा, किस पे एप्लीकेबल है AS22 और कहां AS22 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सर जी, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज ऑन इनकम टैक्स अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनकम टैक्स अकाउंटिंग पे अप्लाई होता है। इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है ये हमें सिखाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट कवर्ड अंडर AS22। इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST, कस्टम, इन सब की बातें यहां पर नहीं होंगी। अगली बात,
एक DDT नाम की चीज लिखी हुई। सर ये DDT क्या है? हमने WWE में कई बार सुना है, वो रैंडी ऑर्टन ऐसे पकड़ के नीचे मारता है ना, उसको DDT बोलते हैं। ये वही है क्या? ना, ये है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अप्लाई नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या AS22 DDT की अकाउंटिंग सिखाता है क्या, तो आप क्या कहोगे? ना, इनकम टैक्स एक्ट में ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का एक अपने पास कॉन्सेप्ट आता है। तो इनकम टैक्स के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की अगर बात करें तो AS22 उस पर अप्लाई नहीं होगा। इज एप्लीकेबल ऑन फॉरेन टैक्सेस ऑल्सो, बट अगर आपकी किसी इनकम पे फॉरेन टैक्स का इम्प्लीकेशन है तो उसकी अकाउंटिंग आपको AS22 सिखाएगा। सर हमारे माथे से तो पसीना आने लगा, ये किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता, थोड़ा शॉर्टकट दो। लो मैं बताता हूँ, ये लो, एक छुटकी सा ऐसे करके एक टेबल बनाओ, एक फोटो बनाओ। जो AS22 है ना, जो AS22 है वो डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स की अकाउंटिंग हमें सिखाएगा। और उसमें अगर बात DDT की आएगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की, तो AS22 कहता है नहीं नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं करता, ये मुझसे दूर है, मैं इससे दूर हूँ। एक मुंह बोला चाचा है, एक मुंह बोली चाची है। मुंह बोला चाचा मुझे मुंह नहीं लगाता और मुंह बोली चाची को मैं मुंह नहीं लगाता। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की अकाउंटिंग AS22 नहीं बताता। बात अगर होगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो भी AS22 कहता है मेरी आपकी नमस्ते, मैं IDT के बारे में भी बात नहीं करता हूं। बट बात अगर फॉरेन टैक्स की आएगी तो AS22 उसकी अकाउंटिंग आपको सिखा देगा। इज इट ओके? ठीक है सर। तो अब आपको पता चल गया AS22 डायरेक्ट टैक्स पे लगेगा, उसमें भी DDT पे नहीं लगेगा, फॉरेन टैक्स को शामिल कर लेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल नहीं करेगा। मतलब भले ही इनडायरेक्ट था GST, बट था तो हमारे देश का ही, फिर भी AS22 ने उसको शामिल नहीं किया। हाँ, यही तो दुविधा है। और फॉरेन टैक्सेस की चर्चा इसमें है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके ओके, चलो ठीक है। अगर MCQ आता है तो 4 MCQs बन गए यहाँ से आपके। आइए जरा, पहली बार हम इस बैच में MCQs की चर्चा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पहला MCQ पूछता हूँ। गोविंदा कहता है ना, वाह तेरा क्या कहना, पिक्चर में जिसमें तोतला होता है वो। मैं आपको सवाल मारता हूँ, एक नहीं पूरे 4। नंबर 1, AS22 इनडायरेक्ट टैक्सेस पे एप्लीकेबल है या नहीं? यस और नो? आप कहोगे नो। AS22 डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स की अकाउंटिंग सिखाता है? यस। AS22 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे अप्लाई होता है? नो। फॉरेन टैक्स की अगर बात होगी तो AS22 की इम्प्लीकेशन हो जाएगी? यस। इज इट ओके? ठीक है सर। चलो 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 चले मितवा हम आगे की राहों में, इन सुंदर सुंदर नोट्स में कहीं हम खो जाएं। बस सर बस, हाँ ठीक है, मैं भी बस कर दिया, मुझे भी ज़्यादा मीठा लग नहीं रहा। पिया तो था मैंने रियल का जूस अभी, गोवा वाला बहुत मीठा था, बट फिर भी आवाज़ तो ऐसी, कितना ही मीठा खा लो पी लो, आवाज़ मीठी कहाँ निकलेगी। मैं सोच रहा हूँ यार कैसे करके कुछ सिंगर बनना है भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अपनी बुरी आवाज़ सुन सुन के थक चुका हूँ। खैर अभी क्लास लेता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करूँगा। दोस्तों पता है ये इस मुश्किल क्यों है? Why accounting standard 22 seems difficult? Why it is so called difficult accounting standard? ध्यान दीजिएगा, मैं so called वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सर अगर आपको ABCD आती नहीं और आपसे कोई कहे कि बेटा इंग्लिश में एक लेटर लिख दो बढ़िया सा, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, दिक्कत होना लाजमी है, होगी ही होगी। बिल्कुल वही बात है AS22 में। अगर कॉन्सेप्ट्स पे कुदा दूं, अगर क्वेश्चंस पे ले जाऊं, भारी भरकम शब्द तुम्हारे सामने यूज़ करने लगूं, तुम्हें उनका मतलब पता नहीं, तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, होनी बनती है। इसीलिए हम दूसरा टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। पहले हम इन पे चर्चा करेंगे। कुछ शब्द हैं जो इस AS में यूज़ होते हैं, उनके मतलब अगर हम ठहर करके चर्चा कर लें एक बार आपके साथ, उनके मतलब अगर आपको समझ में आ जाएं दोस्तों मित्रों साथियों, तो भैया मिनट नहीं लगेगा। और मजे की बात पता है क्या है? इन सर्टेन टर्म्स के मीनिंग समझते समझते आपका 80% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। हाँ सर, हाँ, शब्दों के मतलब समझते जाओ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म करते जाओ। देखो कितनी प्यारी स्कीम है सर। 20% क्या रह जाएगा? 20% क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी, वो भी मैं ही कराएगा भाई तुम्हें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट, मैं ही कराएगा भाई। ठीक है सर, ठीक है। तो दिखाओ सर जरा कितने मीनिंग हमें समझने। भैया सुनो,
ऐसे रटने का नहीं। कभी मैंने तुम्हें ऐसे पढ़ाया आज तक? बताओ, तुम बताओ, अपने आप से पूछ के बताओ कि हाँ भाई ये नोट्स लिखे हुआ है, आओ प्यारे बच्चों इनके एक एक वर्ड पढ़ते हैं, इनका मतलब समझ लेते हैं। ना रे बाबा ना, पहले चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं, फिर आते हैं नोट्स पे हम। जी सर, इसीलिए सर हम आपके सामने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। आपको कुछ भी नहीं समझना, मैं तो कह ही नहीं रहा हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म नाम की कोई चीज़ नहीं इस चैप्टर में, इस एस में। किसने कहा तुमसे नहीं पढ़ रहे? हम तो चर्चा कर रहे हैं आपसे। रेडियो चर्चा करने के लिए? जी हाँ सर। चर्चा कैसे होगी? कॉमन सेंस, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, राइट, बट आई बिलीव आपके पास जरूर होगी। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना, कुछ बातों के जवाब देते रहना, आप पाएंगे कि यार एस तो कॉमन बेस्ड, कॉमन सेंस बेस्ड है, कुछ नया सीखने को मिला ही नहीं, सब कुछ पहले से ही आता था। ठीक है सर। एक व्यक्ति की फोटो आप देख सकते हैं, क्या नाम है इसका? उधारचंद। सर ये नाम आप कहाँ से लाए? उधारचंद जो है बैंक जाता है, बैंक से लोन लाता है 5 लाख रुपए का @20% पर एनम, और ये काम उसने कब करा? 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 23। कैमरा हीट ना हो जाए, 1 सेकंड दो, मैं एसी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दूं का मतलब कम कर दूं, बस थोड़ा सा। ठीक है सर जी, चलो। 1 अप्रैल 2023 को उधारचंद जो है बैंक जाता है, 5 लाख का लोन लाता है। बैंक वाले कहते हैं 20% सालाना दर से बेटे ब्याज लगेगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो सर साल 2023-24 का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा? कैन यू पीपल टेल मी? कैन यू ब्यूटीफुल पीपल, यू ब्यूटीफुल फेसेस, यू ब्यूटीफुल सोल्स, कैन यू टेल मी? 5 लाख पे 20% साल का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए बन जाएगा। जी हाँ, वेरी वेरी गुड, एकदम सही जवाब। 23-24 का ब्याज बना 1 लाख रुपए, उसने 4 अगस्त को पे किया। 4 अगस्त 2024 को उसने इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया। सर थोड़ा लेट नहीं पे कर रहा? हाँ इसने लेट पे किया है दोस्त, मैं खुद कह रहा हूँ। अगर 1 अप्रैल 23 को लोन लिया है तो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 पे साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसे पे कर देना चाहिए था। इसने लेट पे किया है तो लेट चार्जेस भी लगे होंगे इसके ऊपर, हाँ, बट हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस आप इतना समझ के चलिए कि उसने काफ़ी समय बाद ब्याज चुकाया। 31 मार्च 24 पे साल खत्म हो गया और ये ब्याज कब पे कर रहा है? 4 अगस्त 2024 को, 4 अगस्त 24 को। लेकिन सर मजे की बात यह है कि लोन इसने 31 मार्च 2024 को ही रीपे कर दिया था। साल खत्म होते ही इसने लोन रीपे कर दिया था, क्योंकि इसे लगा था इंटरेस्ट बहुत हैवी। लोन तो इसने ले लिया था, फिर इसे इंटरेस्ट हैवी लगा, इसलिए 31 मार्च 24 को इसने लोन का प्रिंसिपल वापस कर दिया और कह दिया 1 साल का ब्याज है वो मैं चुका दूंगा। अब अगर सर ये ब्याज पहले चुकाता ना तो फिर प्रिंसिपल नहीं चुकाता तो इस पे ब्याज लगता रहता, इसलिए इसने ये फैसला लिया कि प्रिंसिपल की रीपेमेंट पहले कर देता हूं ताकि 1 ही साल का इंटरेस्ट चुकाना पड़े और वो मैं धीरे धीरे कुछ समय बाद चुका दूंगा। 4 अगस्त 24 को मैं ब्याज चुका दूंगा, अभी 31 मार्च को लोन का प्रिंसिपल चुकाता हूं। बाबा ये बहुत महंगा पड़ जाएगा आगे चल के। ये इस व्यक्ति की सोच रही, किसकी? उधारचंद भाई की, उधारचंद भाई की। ठीक है सर। तो सर जी हमारे आगे की चर्चा में 2 लोग रहेंगे, एक अकाउंटेंट सर जो आप देख सकते हैं, और एक आप लोग देश का भविष्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक अकाउंटेंट रहेगा आगे की चर्चा में और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा। सर अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या अंतर है? तुम पूछ रहे हो? तुम राइट भैया, चार्टर्ड का मतलब होता है परफेक्ट, बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे या अकाउंटेंट को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। वो लोग भी मेहनत करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। सर अकाउंटेंट की इज्जत अपनी जगह, चार्टर्ड अकाउंटेंट की इज्जत अपनी जगह, अपने अपने लिए दोनों बराबर हैं। बट चार्टर्ड वर्ड का मतलब होता है परफेक्ट अकाउंटेंट, यानी जिसके काम में खामी पाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। द मैन हु डज अकाउंटिंग विद परफेक्शन इज नोन एज चार्टर्ड, यानी परफेक्ट अकाउंटेंट। तो सर पहले अकाउंटेंट जो है वो उधारचंद का P&L बनाएगा। कौन से साल के लिए? 23-24 के लिए। 23-24 के लिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होगी, कुछ इनकम्स होंगी, यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, और उधारचंद भाई का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना है? 5 लाख। कितना आया?
5 लाख। यानी ये नेट प्रॉफिट उधारचंद का है साल 23-24 का 5 लाख रुपए। इसमें अभी 2 खर्चे करने बाकी रह गए हैं, एक इंटरेस्ट और एक टैक्स। ठीक है सर। अब इसमें से इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा कितने रुपए? 1 लाख रुपए। 5 लाख का था ना बाबू, 20%। सर वो पे तो किया ही नहीं इसने, पे तो 4 अगस्त 24 को किया है। और सर आप बैलेंस शीट P&L कब बनाते हो? 31 मार्च 2024 को। तो पढ़ा नहीं तुमने, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो और तुम फिर अकाउंटेंट वाले कॉन्सेप्ट में भी गलती कर रहे हो। तुमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। क्या कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? कहता है अगर इनकर हो गया एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर दो, पेमेंट भले ही बाद में। हम पेमेंट बेसिस पे, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग थोड़ी करते हैं, हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। अगर 23-24 का ब्याज बनता है तो लिखो, भले ही पे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, भले ही पे कल हो रहा हो, बाद में हो रहा हो, एडवांस किया हो, इस साल के P&L में आप लिखो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, जिसका मतलब ये है पे कब हुआ, इग्नोर इट। वो ब्याज रिलेटेड कौन से साल से है? 23-24, तो उसी साल के P&L में आएगा। ये है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। तो हमने यहां से 1 लाख माइनस कर दिया। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 4 लाख रुपए। इस पे टैक्स लगेगा, मान लीजिए 20% रेट है, 4 लाख माइनस 20%, तो फाइनली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल के आया? सर ये आ गया 3,20,000 रुपए, 3,20,000 रुपीज। क्या अकाउंटेंट ने अपना काम अच्छे से किया है? यस। क्या अकाउंटेंट के काम में, उसके P&L में कोई खामी है? नो, नॉट एट ऑल, दूर दूर तक भी नहीं। बहुत बढ़िया बनाया उसने। इवन उसने एक्रूअल कॉन्सेप्ट का भी ख्याल रखा। वो कोई ऐरा गैरा अकाउंटेंट नहीं था कि भैया पे तो हुआ ही नहीं इंटरेस्ट, तो हम रिकॉर्ड कैसे कर दें। उसे पता था अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे काम करती है। बढ़िया बनाया है एकदम। अब सर क्या होगा? इसका P&L बना है 31 मार्च 24। ये एक छोटी सी फोटो बनाता हूँ। 1 अप्रैल 2023 पे साल शुरू हुआ था। जी हाँ सर, इस दिन वो लोन लाया था। जी हाँ सर। ये साल खत्म कब हुआ? 31 मार्च 24 पे। इस साल का इंटरेस्ट जो ड्यू निकल के आया, वो निकल के आया 1 लाख। और पे कब हुआ? वो पे हुआ 4 अगस्त 2024 को। यहाँ पे पे किया गया इंटरेस्ट। जी हाँ सर। लोन उसने यहीं पे कर दिया था। क्यों? भैया उसे ब्याज महंगा लग रहा था, कह रहा था दूसरा एक ब्याज जो रुका हुआ है वो बाद में दे दूंगा, पहले मूल निपटाता हूँ। ठीक है सर, नो डाउट। अब प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, 31 मार्च 2024 के बाद और 4 अगस्त 2024 से पहले बीच में एक तारीख आती है, खूबसूरत डेट आती है, जो है 31 जुलाई 2024। सर ये क्या है? ये इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की ड्यू डेट है बेटे। इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है आपको साल 23-24, 31 मार्च 24 पे खत्म हो गया। अब सरकार आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का समय देती है। कहती है 31 जुलाई तक ITR भर जानी चाहिए। इंडिविजुअल बंदा है ये, इंडिविजुअल नॉन टैक्स ऑडिट, जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती, ऐसे इंडिविजुअल बंदे की ITR की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है। ठीक है सर। तो भैया 31 जुलाई को ITR भरनी है। क्या भरना है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। और इनकम टैक्स रिटर्न अकाउंटेंट फाइल कर देगा। सर फिर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे झक मार रहे हैं हम। अगर अकाउंटेंट ITR ही भरने लगे, अकाउंटेंट क्या करेगा? ये जो उधारचंद का P&L उसने बनाया है, इसको लेकर के उधारचंद के CA के पास जाएगा। ठीक है सर। और उधारचंद के CA को ये P&L दिखाएगा और कहेगा सर ये अपना ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख बन रहा है और उस पर 20% 80,000 का टैक्स है, कृपा करके इनकम टैक्स की रिटर्न भरो और उसमें 80,000 का टैक्स जमा करा दो, कोई डिडक्शन वगैरह है तो देख लो। तो उधारचंद का अकाउंटेंट उधारचंद के CA के पास ये P&L लेकर के जाता है। यही होता है दोस्त प्रैक्टिकली दोस्त यही होता है कि अकाउंटेंट लोग जब ड्यू डेट्स आती है ITR की, तो अपना बैलेंस शीट P&L CA के पास भेजते हैं और फिर वो लोग जो है ITR फाइल करते हैं। प्रैक्टिकली यही होता है। अब आ गया वो अकाउंटेंट CA के पास। ठीक है। अब CA जो है ठहरा CA। अब वो अपनी बातें करेगा बहुत सारी। वो कहेगा ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख निकाला तूने अकाउंटेंट भाई, बिल्कुल ठीक निकाला, शाबाश, वेरी गुड। बट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी, तुमने सेक्शन 43 भी नहीं पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट का। तुमने ये इंटरेस्ट यहाँ पे जो 1 लाख माइनस किया है, तुमने अकाउंट्स का एक्ट पढ़ा है इसलिए माइनस किया है, बट तुमने इनकम टैक्स सेक्शन 43 भी नहीं है।
इनकम टैक्स सेक्शन 43 भी पढ़ना सर क्या कहता है इनकम टैक्स का सेक्शन 43 बी? सर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 43 बी जो है वो ये कहता है कि डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन विल बी अलाउड ऑन पेड बेसिस। सर मतलब क्या है इस लाइन का? मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब बात अकाउंट का P&L बनाने की आएगी तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करो, इंटरेस्ट पूरा 1 लाख एक्रूअल बेसिस पे माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कैसे भी। लेकिन जब बात आएगी इनकम टैक्स निकालने की कि भाई इनकम टैक्स जो पे करना है वो किस पे निकालते हो आप? पहले प्रॉफिट देखते हो, उस पे टैक्स रेट लगाते हो। तो जब बात ये आएगी कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट कितना बन रहा है तो उस समय पे इंटरेस्ट तभी एज अ खर्चा माइनस किया जाएगा प्रॉफिट में से जब वो पे हो चुका होगा उसी साल में, या ITR की ड्यू डेट तक भी पे हो चुका हो तब माइनस कर देंगे। लेकिन सर इस व्यक्ति ने इंटरेस्ट कब पे किया? इस व्यक्ति ने इंटरेस्ट पे किया सर 4 अगस्त 2024 को। इवन ITR की ड्यू डेट जो है वो भी जा चुकी है, ITR की ड्यू डेट भी जा चुकी है। इसीलिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो CA है, वो क्या करता है? वो सर वहां से हटा देता है इंटरेस्ट को। वो कहता है नहीं नहीं, इस इंटरेस्ट की डिडक्शन 23-24 की ITR में नहीं मिलेगी, 23-24 की ITR में इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो मना कर देता है। तो वो उस हिसाब से फिर CA के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है वो कितना बन रहा है? 5 लाख रुपए। इस हिसाब से जो टैक्स निकलेगा वो 20% 1 लाख निकलेगा और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख आएगा। यानी अकाउंटेंट जो है उसने तो उधारचंद से ये कहा था कि आपका 80,000 रुपए का टैक्स बन रहा है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया, पे कर देना। लेकिन उधारचंद जब किसके पास पहुंचता है? जब CA के पास पहुंचता है तो CA ने अपनी कैलकुलेशन अलग करी, उस हिसाब से कितना निकल करके आ रहा है इंटरेस्ट टैक्स जो है 1 लाख रुपए निकल करके आ रहा है। अब उधारचंद अपने अकाउंटेंट से कहेगा तू तो 80,000 बता रहा था, CA 1 लाख बता रहा है, कहीं वो ज्यादा नहीं ले रहा, कहीं 20,000 अपनी पॉकेट में तो नहीं ले जा रहा। फिर जो है जो अकाउंटेंट है वो उधारचंद को समझाएगा कि जी मुझे जानकारी नहीं थी, CA ने मुझे बताया, CA साहब ने मुझे बताया कि जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, अगर आपने इसी साल में, इवन साल खत्म होना नहीं, ITR की ड्यू डेट 31/7/24 तक भी पे कर दिया होता सर तो आपको डिडक्शन मिल जाती। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में आपको 80,000 का ही टैक्स देना पड़ता। बट क्योंकि सर आपने इंटरेस्ट 31 जुलाई के बाद 4 अगस्त 2024 को पे किया है, इसीलिए सर आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिल रही। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख आ रहा है जब हम टैक्स निकाल रहे हैं उस P&L में। अकाउंटेंट का P&L अलग बनता है एक्रूअल बेसिस पे और CA का P&L अलग बनता है टैक्स निकालने के लिए, टैक्स के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। उसमें वो अलाउ नहीं हो रहा सर, उसमें आपका NPBT 5 लाख आ रहा है जिस वजह से आपका टैक्स 1 लाख बन रहा है। तो अकाउंटेंट ने अब CA से एक बात पूछी कि जी क्या करूं फिर मैं भी अपने टैक्स को 1 लाख कर लूं फिर अपने P&L में? आपने जैसा P&L बनाया मैं वैसा P&L कर लेता हूं। CA क्या बोलेगा? ना रे बाबा ना, ना रे बाबा ना, तुमने अपना P&L ठीक बनाया है, मैंने अपना P&L ठीक बनाया है ना, तुम्हें करेक्शन चाहिए ना मुझे करेक्शन चाहिए। तुमने अपने एक्रूअल बेसिस को ध्यान में रखते हुए बनाया है, मैंने अपने सेक्शन 43B को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ना तुम गलत हो, ना हम सही हैं, ना हम गलत हैं, ना तुम सही हो। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, कुल मिलाकर के बात ये है। ठीक है सर, तो फिर भी अकाउंटेंट एक सवाल कर रहा है कि सर एक बात और सुनिए CA साहब, बस एक आखिरी बात और सुन लीजिए, 2 मिनट और दे दीजिए सर हमें। सर आप कह रहे हो अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, बट सर मेरे अकाउंट्स के हिसाब से तो 80,000 का टैक्स बन रहा है और अब हम जो इनकम टैक्स सरकार के पास जमा कराएंगे, पेमेंट करेंगे हम 1 लाख की आपके P&L के हिसाब से, तो सर कुछ तो एडजस्टमेंट हमें अपनी बुक्स में करनी पड़ेगी ना, वरना हमारी बुक्स में डिफरेंस आएगा। हम तो अपनी अकाउंटिंग में अपनी बुक्स में कह रहे हैं कि 80,000 का टैक्स बन रहा है, चुकाएंगे 1 लाख, तो फिर तो बैंक बैलेंस हिलेगा सर, कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अकाउंटेंट कह रहा है हाँ, तो CA कह रहा है हाँ अकाउंटेंट भाई तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, यू हैव टू पास सम एडजस्टमेंट एंट्रीज। और वो एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होंगी? वो एंट्री CA बता देता है अकाउंटेंट को कि ये एंट्री पास कीजिएगा अपने पास। सबसे पहली एंट्री लिखिएगा, अपने P&L अकाउंट को 1 लाख से ही डेबिट कीजिए। कितने से डेबिट कीजिए? 1 लाख से। टू इनकम टैक्स पेबल 1 लाख रुपए कि जी हमें 1 लाख रुपए का खर्चा निकल के आ गया, P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख और खर्चा क्या है? इनकम टैक्स पे करना है, टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट।
ठीक है सर, ओके जी। अब पे भी कर देना फिर उस लायबिलिटी को, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। लेकिन ये जो 1 लाख जो तुमने पहली एंट्री में डेबिट किया है P&L अकाउंट में, वो 1 लाख तुमने सीए के P&L यानी मेरे P&L के हिसाब से डेबिट किया है। तुम्हारे P&L में तो केवल कितना बन रहा था, 80,000। इसीलिए अब तुम अपने P&L को 20,000 से रिवर्स कर डालो और डेबिट करो एक नया खाता, एक नई चीज जो पहली बार आप लोग सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट। एक एंट्री पास होगी, DTA डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट। सर क्या मतलब है इस एंट्री का, सुनिए सर। अकाउंट्स में 80,000 रुपए का टैक्स, अकाउंट्स में 80,000 रुपए का टैक्स, इनकम टैक्स में 1 लाख रुपए का टैक्स। जो 20,000 का टैक्स एज पर अकाउंट्स आपने ज्यादा चुकाया है, अकाउंट्स तो 80,000 का टैक्स बोल रहा था, उसकी आवाज लगा रहा था 80,000 का टैक्स दे दो, 80,000 का टैक्स दे दो, तुमने पे किया 1 लाख। तो जो 20,000 का टैक्स एज पर अकाउंट्स तुमने ज्यादा पे किया है, वो तुम्हारा एक एसेट क्रिएट हो गया है, उसको तुम डेफर्ड टैक्स एसेट के नाम से डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे P&L अकाउंट को। क्रेडिट क्या करोगे, P&L अकाउंट को। सर ये एसेट कैसे बन गया हमारा, प्लीज टेल अस, ये एसेट कैसे बन गया हमारा। बताऊं सर ये एसेट कैसे बन गया आपका, आपको मैं समझाता हूं ये आपका एसेट कैसे बन गया। एसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी वो चीज जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, कोई भी वो चीज जो हमें भविष्य में फायदा पहुंचाए। तो ये जो 20,000 अभी हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं, ये जो आज का हमारा नुकसान है, ये कल हमें फायदा देगा, इसलिए ये हमारा एसेट है और वो अभी प्रूव करता हूं मैं आपको। आइए जरा देखते हैं दोस्तों, मित्रों, साथियों, लेट मी प्रूव इट कि वो कल हमें कैसे फायदा देगा। अगला साल कौन सा है, अभी 23-24 को छोड़ के आए थे, तो अब आ जाते हैं 24-25 में। ठीक है, कब इंटरेस्ट पे किया था उधारचंद ने, सर जी 4 अगस्त 2024 को इंटरेस्ट पे किया था। वो साल कौन सा है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर है सर वो। हाँ, तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर में जब उधारचंद का अकाउंटेंट फिर से अपना P&L बनाएगा, तो जीपी इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेगा। मान लीजिए इस साल भी उसका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख है, इस बार क्या उसे कुछ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी अकाउंटेंट के P&L में? नहीं सर, क्योंकि अकाउंटेंट ने जो 1 लाख रुपए की पेमेंट थी उसकी डिडक्शन कब ले ली, उसने तो पिछले साल 23-24 के P&L में ले ली थी ना, अब क्यों लेगा, अगला कोई ब्याज है ही नहीं, क्योंकि लोन 31 मार्च 24 को ही रीपे कर दिया गया। इसलिए इस बार अकाउंटेंट के P&L में इंटरेस्ट कितना आएगा, 0/0 और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा 5 लाख और टैक्स बनेगा 1 लाख और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 4 लाख। ठीक है सर जी, ओके। अब क्या होगा, अब ये अकाउंटेंट 31 जुलाई 2025 को इस P&L को लेके किसके पास पहुंचेगा, सीए के पास पहुंचेगा, क्योंकि फिर से आईटीआर बनेगी, अगले साल की आईटीआर बनेगी। जी हाँ सर। अब अकाउंटेंट क्या बोलेगा सीए से कि देखो जी मैं अगले साल का P&L बना लाया। सीए बोलेगा जीपी ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख आ रहा है, लेकिन अकाउंटेंट साहब आपने इंटरेस्ट इस बार माइनस नहीं करा, 0 है। ठीक किया आपने, क्योंकि आपने उस 1 लाख की डिडक्शन 23-24 में ही ले ली थी, बट इनकम टैक्स में उस 1 लाख की डिडक्शन इस साल मिलेगी आपको। 43B कहता है जिस साल में पेमेंट हुई है उस साल में इनकम टैक्स में इंटरेस्ट की डिडक्शन देके चलेंगे। पेमेंट कब हुई है, 4 अगस्त 24 को। वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 24-25। तो एज पर इनकम टैक्स जो P&L बनेगा, टैक्स निकालने के लिए जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसमें वो 1 लाख कौन से साल के P&L में माइनस होगा, 24-25 में, जो अभी हम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी हम कर रहे हैं। अब आपका 24-25 के P&L में एज पर इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख और टैक्स कितना निकल के आएगा, 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज माय डियर फ्रेंड्स। यानी इस साल क्या हुआ, इस साल अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स 1 लाख बना, उधारचंद से उसके अकाउंटेंट ने कहा था इस बार 1 लाख देना पड़ेगा, बट इस बार देना पड़ा केवल कितना, 80,000, 80,000। इस बार 20,000 कम देने पड़े। क्यों,
कल का जो नुकसान था, कल जो तुमने 20,000 ज़्यादा दिए थे, वो आज तुम्हारा फ़ायदा बना है। वो 20,000 आज तुम्हें कम देने पड़ रहे हैं, वो आज 20,000 तुम्हें कम देने पड़ रहे हैं। इस बार एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट में तो डेबिट 1 लाख ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अकाउंटेंट वाले P&L में डेबिट 1 लाख कर रखा है, ठीक है। बट इनकम टैक्स पेबल कितना लिखोगे? केवल 80,000। और चुकाओगे भी कितना इनकम टैक्स पेबल टू बैंक? 80,000। तो सर 20,000 कहां गए? वो 20,000 आपके डेफर्ड टैक्स एसेट ने बचा लिए। जो कल एक एसेट क्रिएट हुआ था 20,000 का डेफर्ड टैक्स एसेट, उसने आज आपको फायदा दिया है। आपकी 1 लाख रुपए की एज पर अकाउंट्स जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही थी, उसको 20,000 से घटा के मात्र 80,000 कर दिया। ओहो, ये है डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब। यस सर, आज जो आप ज्यादा टैक्स चुका रहे हो, 23-24 में 20,000 जो ज्यादा चुकाया है आपने, 23-24 में जो 20,000 ज्यादा चुकाया है माय डियर फ्रेंड्स आपने 43B की वजह से, वो 24-25 में वही 20,000 कम चुकाना पड़ेगा। इसीलिए 23-24 में जो आज आपको नुकसान हुआ है, वो 24-25 में आपका फायदा बनेगा। तो 23-24 में आप उसे डेफर्ड टैक्स एसेट के नाम से बुक करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और फिर 24-25 में वो रिवर्स हो जाता है। वो जब एसेट आपको फायदा दे देता है, वो आपकी 20,000 की लायबिलिटी को कम कर देता है 24-25 में, फिर आप उसे क्रेडिट करके खत्म कर देते हो। ठीक है सर, ठीक है। अगर आप इन दोनों एंट्रीज को यहां पे मर्ज करो तो पता है क्या एंट्री बनेगी? आप कहोगे हम P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं 1 लाख रुपए, P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंटेंट के जो 23-24 का P&L है उसमें 80,000 का टैक्स आ रहा था, तो हम तो अपने P&L को 80,000 से डेबिट करेंगे। बट सर तुम इनकम टैक्स पे तो करोगे 1 लाख, क्योंकि वो तो सीए का P&L चलेगा वहां पे, तो टू इनकम टैक्स पेबल में तो तुम 1 लाख लिखोगे, बाकी का 20,000 डेफर्ड टैक्स एसेट के नाम से बुक करोगे। तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी ये बन सकती है, P&L अकाउंट डेबिट 80,000, DTA अकाउंट डेबिट 20,000, टू इनकम टैक्स पेबल 1 लाख। और फिर अगले साल कर दोगे आप, सॉरी फिर अगली एंट्री कर दोगे आप, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, 1 लाख। ठीक है दोस्तों? ओके सर जी, वेरी वेरी गुड, शाबाश। ठीक है सर, ओके सर, ओके। चलो दोस्तों, तो ये बहुत सारी बातें जो है वो समझ लेने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ शब्दों के मतलब समझाता हूँ। लेकिन सर आप हमें एक चीज़ और बता दो, क्योंकि एक डाउट जो है वो हमारे दिमाग में उछाले मार रहा है। सर अगर पहले साल में कुछ ऐसा हो कि हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स कम निकल के आए और अगले साल इनकम टैक्स के हिसाब से ज़्यादा निकल के आए, तो क्या होगा? मतलब यही सिनेरियो जो अभी आपने पढ़ाया सर, अगर ये उल्टा हो जाए सर तो क्या होगा, वो हमें बता दो। ठीक है, चलो ठीक है, नोट्स पे बाद में आ जाता है, पहले ये सिनेरियो और कर लेते हैं कि अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है जी सर, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, एसेट परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देखिए हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे ना, वो अकाउंट्स और इनकम टैक्स दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बनाने पड़ते हैं इस एएस को समझाने के लिए, जिनका रोल अकाउंट्स में भी और इनकम टैक्स में भी, क्योंकि इन्हीं दोनों का लिंक आपस में करके ये एएस बनता है। तो साइंटिफिक रिसर्च एसेट अगर आप खरीदते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसी मशीनरी आप खरीदते हैं जिसे आप साइंटिफिक रिसर्च में लगाएंगे, जिससे आप कोई साइंटिफिक खोज करेंगे। जैसे मान लीजिए वो चिट्टीदार रोबोट पिक्चर में बहुत सारी मशीनें खरीद के रखता है ना रजनीकांत अपने पास, हाँ, तो ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च आप करने जा रहे हैं कि भाई आप कोई रोबो बनाएंगे, कल को उसे इंडियन आर्मी को देंगे, उसके लिए आपने कुछ मशीनरी वगैरह खरीदी अगर है, तो अकाउंट्स में उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और इनकम टैक्स में उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उस हिसाब से आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, यस सर। चलो मैं आपकी पीठ थपथपाता हूँ, अब तक आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा, अब तो आगे कोई बहुत गहरी चर्चा रह नहीं गई है। आइए ज़रा देख करके चलते हैं इसको। तो सर जी क्या होगा, मान लीजिए अब अकाउंटेंट P&L बना रहा है, ठीक है, ओके सर, उसका जीपी 2 लाख है, उसकी अदर इनकम्स 15,000 है, तो उसका क्रेडिट साइड हुआ 2,15,000। जो मशीनरी उसने खरीदी है वो 1 लाख रुपए की खरीदी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स में तो सर
डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, मशीनरी काफ़ी सारे साल चलती है तो मशीनरी की पूरी कॉस्ट को इकट्ठा P&L में डेबिट साइड नहीं लिखते, उसको ओवर द ईयर डेप्रिशिएट करके चलते हैं। तो अकाउंटेंट तो बेचारा वही काम करेगा, 15% का रेट है मान लीजिए, उसे 1 लाख पे 15% लगा देगा डेप्रिसिएशन 15,000 रुपये, तो उसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 2,15,000 माइनस 15,000 2 लाख रुपये, और उस पर फिर टैक्स निकल के आएगा 20% के हिसाब से 40,000 40,000, और उसका नेट प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स रहेगा 1,60,000। अब ये अकाउंटेंट इस P&L को लेकर के सीए के पास पहुंचेगा जब ITR की ड्यू डेट आएगी, तब सीए क्या बोलेगा जी जीपी ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम ठीक है, बट इनकम टैक्स एक्ट में मैं 100% श्योर नहीं हूं, बट आई थिंक सेक्शन 35 AD करके है, 35 तो है ही आई थिंक, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो जब सीए P&L बनाएगा आपका, तब आपको पूरी की पूरी कॉस्ट एक ही झटके में अलाउ कर दी जाएगी, और आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स केवल 1,15,000 आएगा, और आपका टैक्स भी 40,000 ना बन के 23,000 रुपये बनेगा, 23,000 रुपीज बनेगा। कितना बनेगा? 23,000, 23,000 रुपये माय डियर फ्रेंड्स। ओहो सर ये क्यों किया जाता है? देखो ये एक मोटिवेशन है सामने वाले के लिए सरकार की तरफ से कि भाई तुम ऐसी मशीनरियां, ऐसे एसेट्स खरीदो जिनसे तुम साइंटिफिक रिसर्च करो, खोजे करो और देश को आगे बढ़ाओ। इसके लिए हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि मशीनरी खरीदने में जितना भी खर्चा आएगा बड़े, वो पूरा पहले ही साल में अलाउ कर देंगे। पहले साल का तुम्हारा टैक्स 40,000 से घट के 23,000 आ जाएगा, 17,000 कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक मोटिवेशन है, दिस इज सम काइंड ऑफ अ मोटिवेशन। तो इस बार क्या हुआ? इस बार तो प्यारे प्यारे बच्चों अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स 40,000 बन रहा था पहले ही साल में। हाँ, जबकि और इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स मात्र 23,000 बन रहा है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था? अगर पहले साल की बात करें, अकाउंट के हिसाब से कम था 80,000, इनकम टैक्स के P&L के हिसाब से ज्यादा था 1 लाख। इस बार तो उल्टा है, पिछली बार तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ था, तो इस बार क्या होगा? इस बार डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। है सर? ये जो 17,000 आज का फायदा है, ये जो 17,000 आज का फायदा है माय डियर फ्रेंड्स, जो आज आप कम चुका रहे हो, इस साल जो आपका 17,000 टैक्स कम बन रहा है, आने वाले सालों में ये 17,000 एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा आपको। क्यों सर? क्यों? आज का फायदा कल का नुकसान है दोस्त। हाउ सर, विल यू प्लीज इलेबोरेट? भैया इनकम टैक्स में तुमने पूरी डिडक्शन ले ली 1 लाख एक ही साथ, हाँ जी। अब आगे आने वाले सालों में तुम्हें इनकम टैक्स की 1 रुपए की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स एक्ट में इस मशीनरी से रिलेटेड हाँ 0 रहेगी। हाँ, जबकि अकाउंट्स में तुम अभी और 85% का डेप्रिसिएशन आने वाले सालों में क्लेम करोगे। तो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आप लगाते रहोगे, जिसकी वजह से अकाउंट्स का प्रॉफिट आगे आने वाले सालों में कम रहेगा, और इनकम टैक्स में कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन माइनस होगा नहीं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स के P&L के हिसाब से नेट प्रॉफिट और टैक्स हाई आएगा। तो उस टाइम पे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे आपको, उस टाइम पे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे आपको माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आज का जो फायदा है वो कल नुकसान देगा। तो सर एंट्री क्या बनेगी ये बताओ। अकाउंटेंट अपनी बुक्स में इसकी क्या एंट्री करेगा? वो कहेगा P&L को तो डेबिट 40,000 से करूंगा क्योंकि मेरे अकाउंट्स के हिसाब से P&L डेबिट 40,000 हो रहा था, बट इनकम टैक्स जो पे करूंगा सरकार को, वो इनकम टैक्स के पेबल के हिसाब से, इनकम टैक्स के P&L के हिसाब से 23,000 दूंगा केवल। बाकी 17,000 रुपए आज तो नहीं दे रहा बट कल देने पड़ेंगे, इसीलिए बाकी 17,000 को बनाया जाएगा एक लायबिलिटी जिसका नाम होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, प्यार से बोले तो DTL, प्यार से बोले तो DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और ये तो पे करने की एंट्री है इनकम टैक्स पेबल टू बैंक 23,000। ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों ये 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए अभी, एक इंटरेस्ट का सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, और एक साइंटिफिक रिसर्च एसेट का जो एग्जाम्पल अभी दिया मैंने, नॉट सो श्योर बट सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, इन दोनों को, इंटरेस्ट और साइंटिफिक रिसर्च एसेट की परचेज, इन दोनों को कहा जाता है टाइमिंग डिफरेंस। इनका एक नाम है टाइमिंग डिफरेंस। यानी
अकाउंट्स के और इनकम टैक्स के P&L में वो डिफरेंसेस जो समय की वजह से हो रहे हैं। एक जगह आज 1 लाख माइनस हो रहा है, एक जगह अगले साल 1 लाख माइनस हो रहा है, एक जगह आज मात्र 15,000 माइनस हो रहा है, दूसरी जगह आज मात्र आज पूरा का पूरा 1 लाख माइनस हो रहा है, बट आगे पीछे करके सेट ऑफ पूरा वही हो जाना है। ऐसे डिफरेंसेस को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। इंटरेस्ट का उदाहरण उठाता हूं। पहले साल अकाउंट्स में माइनस हुआ, इनकम टैक्स में 0। दूसरे साल अकाउंट्स में 0, इनकम टैक्स में माइनस हो गया 1 लाख। हुआ दोनों जगह 1 लाख माइनस, बट टाइमिंग अलग अलग थी। इनको कहता है टाइमिंग डिफरेंस। साइंटिफिक रिसर्च एसेट में पहले ही साल में इनकम टैक्स में पूरा 1 लाख माइनस हो गया, अकाउंट्स में केवल 15,000 हुआ है, बट बचा हुआ 85,000 आने वाले सालों में अकाउंट्स में माइनस हो जाएगा और इनकम टैक्स में कुछ नहीं होगा। तो सेट ऑफ वही रहेगा। P&L इनकम टैक्स में भी 1 लाख माइनस, बट उसमें इकट्ठा एक ही साल में कर दिया, अकाउंट्स में धीरे धीरे कई सालों में करोगे, फाइनल इफेक्ट वही हो जाएगा, दोनों जगह से 1 लाख माइनस। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन सर अगर कोई ऐसा डिफरेंस हो जो आज एक जगह एडजस्ट हो रहा है और दूसरी जगह भविष्य में कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, उनको कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम। याद रखिएगा, परमानेंट डिफरेंस में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? मेरे अकाउंट्स के P&L में क्रेडिट साइड आएगी। क्यों? मेरी इनकम है, और अकाउंट्स में आप टोटल इनकम निकालते हो आपकी जो भी है, सारे बिजनेस से सब जगह से मिला करके, वहां तो आएगी। बट जब इनकम टैक्स का P&L बनाया जाएगा, उसमें वो इनकम कभी भी नहीं जोड़ी जाएगी, ना आज, ना कल, ना परसों, ना इस साल, ना अगले साल, ना उससे अगले साल, कभी भी नहीं। क्यों? एग्रीकल्चर इनकम इज ऑलवेज एग्जाम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10। कुछ प्रोविजन सिनेरियो हो सकते हैं, बट मैं जो समझा रहा हूं वो समझो। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट वाली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओके सर, एग्रीकल्चर इनकम पूरे तरीके से एग्जाम्प्ट है, तो इनकम टैक्स में वो कभी भी नहीं आएगी। तो मतलब अकाउंट्स के P&L में आज इस साल क्रेडिट साइड P&L में 1 लाख रुपया लिख दिया जाएगा। मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख रुपए है, बट इनकम टैक्स के P&L में वो क्रेडिट साइड 1 लाख ना आज लिखा जाएगा, ना आने वाले सालों में लिखा जाएगा। तो इससे आपका कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट या कोई भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। ऐसे डिफरेंसेस, ऐसे कारणों को कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। ऐसे कारणों को कहते हैं PD यानी परमानेंट डिफरेंस। ओहो, यानी सर जो डिफरेंस ऐसे हैं जो टाइमिंग डिफरेंस हैं, आज यहां है कल वहां है, बट दोनों जगह इफेक्ट सेट ऑफ है, उन टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से DTA और DTL क्रिएट होते हैं। हाँ जी, जो परमानेंट डिफरेंस है, जो आज यहां है और वहां ना कल है, ना परसों है, ना पल्ले दिन है, कभी भी नहीं है, तो ऐसे डिफरेंसेस परमानेंट डिफरेंस हैं, उनसे आपको कोई DTA कोई DTL की चर्चा नहीं करनी। आज अगर अकाउंट्स के हिसाब से आपका टैक्स ज्यादा निकल करके आ रहा है, तो कल वो आपका इनकम टैक्स के हिसाब से कम निकल के आज ही आ रहा है, इनकम टैक्स के हिसाब से ज्यादा कल को नहीं निकलेगा। क्यों? एग्रीकल्चर इनकम कभी भी ऐड नहीं होगी इनकम टैक्स के प्रोविजंस में। ठीक है सर जी, ओके। तो दोस्तों, इतनी चर्चा कर लेने के बाद अब हम नोट्स पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। आइए जरा नोट्स में क्या लिखा हुआ है, लेट मी टीच यू। चलो अब चलते हैं नोट्स पर। ये हमारी चर्चा फॉर द नोट्स। अब देखो, अब आज की मेहनत का फायदा आज ही मिलेगा तुम्हें, अभी की मेहनत का फायदा अभी मिलेगा। जो पीछे समय लगाया ना, अभी के अभी, सिंगम कैसे कहता है, जयकांत शिकरे, खड़े खड़े। अब तुम बोलो AS22 से, AS22 खड़े खड़े, तेरी इस अकड़ को खाक में मिला सकता हूं अभी के अभी। क्यों? हमने क्या पढ़ लिया है? कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तेरे नोट्स ऐसे खाक में मिला सकता हूं अभी के अभी। राइट। सबसे पहले शब्द का मतलब, ये अकाउंटिंग इनकम क्या होती है सर? अकाउंटिंग इनकम का मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आए एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी अकाउंटेंट ने जो आपका P&L बनाया है, उस हिसाब से जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है, उसे कहते हैं हम अकाउंटिंग इनकम। यानी हमारे एग्जाम्पल में
हमारे एग्जाम्पल में ये है हमारी अकाउंटिंग इनकम, नेट प्रॉफिट, ये रही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख, सॉरी ये है हमारी अकाउंटिंग इनकम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख। जो अकाउंटेंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालता है अपने P&L में उसे कहते हैं अकाउंटिंग इनकम। और सर ये जो CA निकालता है ना अपने P&L में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसे हम लोग इस AS में नाम दे करके चलते हैं टैक्सेबल इनकम। वी कॉल इट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। ओके सर जी, ओके सर जी, ठीक है सर। तो ये हो गया बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस और बिफोर एडिंग इनकम टैक्स सेविंग्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इतना ही हुआ कि अकाउंटेंट के P&L में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है वो होती है हमारी अकाउंटिंग इनकम। सर ये क्या है बिफोर एडिंग इनकम टैक्स सेविंग, ये इसका क्या मतलब है? सर अगर हमारे पहले साल में अकाउंटेंट के P&L में लॉस आ जाता, सर यहाँ पे मान लीजिए 4 लाख रुपए का लॉस होता, नेगेटिव में होता हमारा फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे में सर हमें टैक्स की सेविंग होती है, फिर टैक्स पेबल नहीं टैक्स सेविंग निकल के आती है 80,000 रुपए की, और उसे हम माइनस ना करके प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 4 लाख का नुकसान हुआ है ना, इनकम टैक्स वाले इस नुकसान को कबूल करते हैं और कहते हैं आगे आने वाली जो सालें हैं उनमें आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, इससे हमें 80,000 रुपए की टैक्स बचत होगी। क्योंकि इस नुकसान को इनकम टैक्स वाले ना केवल इस साल में, आने वाले सालों में भी हमारी कमाई से एडजस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये 4 लाख का नुकसान हमें 80,000 का 20% यानी 80,000 का टैक्स का फायदा पहुंचाएगा, इसलिए उसे टैक्स सेविंग कहते हैं और उसको अकाउंट्स में ऐड करके चलते हैं। ठीक है सर जी, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। उसके बाद टैक्सेबल इनकम का मतलब वही लिखा हुआ है, इनकम रिपोर्टेड विद द टैक्स अथॉरिटीज कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस और एनी अदर टैक्स लॉज, इट इज द टैक्सेबल इनकम बेस्ड अपॉन विच टैक्स पेबल या रिफंडेबल इज कैलकुलेटेड, देयर कैन ऑल्सो बी अ लॉस। साधारण शब्दों में 31 जुलाई 24 यानी बोले तो या 25 ITR की ड्यू डेट पर CA के P&L के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। यहीं से हमारा टैक्स पेबल बन रहा है, रिफंडेबल बन रहा है, ये निकल करके आता है। टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, डिफरेंस इन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम विच आर रिवर्स्ड इन वन और मोर फ्यूचर पीरियड। ये रेड कलर में जो वर्ड लिखे हुए इनका ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग और टैक्स के P&L में जो डिफरेंस हैं उन्हें कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस, बट एक शर्त है, विच आर रिवर्स्ड इन वन और मोर फ्यूचर पीरियड्स। आज अगर यहां माइनस हुआ, यहां नहीं हुआ, तो आने वाले सालों में यहां माइनस हो जाए तब वो टाइमिंग डिफरेंस बनेगा, अदरवाइज वो परमानेंट डिफरेंस बनेगा। यानी टाइमिंग डिफरेंस की एक शर्त है, वो डिफरेंस जो आने वाले सालों में सेट ऑफ हो जाएंगे, दोनों जगह आ जाएंगे। आज एक जगह इंटरेस्ट माइनस हुआ है, दूसरी जगह नहीं हुआ, बट दूसरी जगह आगे आने वाले सालों में हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आज हमारा? टाइमिंग डिफरेंस। बट परमानेंट डिफरेंस का क्या मतलब है? डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम विच आर नॉट टू बी रिवर्स्ड इन वन और मोर फ्यूचर पीरियड। ऐसे डिफरेंसेस जो आज आए हैं और कल कभी भी दूर नहीं होंगे, वो हैं परमानेंट डिफरेंस, उनकी वजह से कोई DTL क्रिएट नहीं होता है। यानी दोस्तों मन के दो लोगों के ऐसे भेदभाव जो आज नहीं तो कल दूर हो जाएंगे, वो टाइमिंग डिफरेंस है, और मन के दो लोगों के ऐसे भेदभाव जो कभी दूर नहीं होंगे, वो परमानेंट डिफरेंस है। राइट? ओके सर जी, आगे पढ़ते हैं। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स पेबल एज पर द अकाउंटिंग इनकम। अकाउंट्स के P&L के हिसाब से, अकाउंटेंट के हिसाब से जो टैक्स बनता है उसे टैक्स एक्सपेंस कहते हैं, जो पहले साल में 80,000 बन रहा था। और अगर टैक्स सेविंग का मतलब अगर हमारे अकाउंट्स के P&L में लॉस आ जाए, उस टाइम पे जो टैक्स सेविंग निकल के आएगी उसे टैक्स सेविंग बोलेंगे। ठीक है सर। उस टाइम पे जो अभी दिखाया मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर 4 लाख का लॉस हो जाए तो 20% यानी 80,000 की टैक्स सेविंग हो जाएगी। करंट टैक्स का मतलब जो टैक्स पेबल या रिफंडेबल आता है टैक्सेबल इनकम या लॉस के हिसाब से, यानी जो CA के P&L के हिसाब से जो हमारा टैक्स निकल करके आता है। पहले एग्जाम्पल में जो पहले साल में 23-24 में 1 लाख रुपए निकल रहा था वो। ठीक है सर जी। और डेफर्ड टैक्स का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। अगर करंट टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस करें तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। क्या बनता है? डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे जो हमारा पहले साल का एग्जाम्पल था, करंट टैक्स का मतलब क्या? पहले साल 23-24 में हमारे CA के P&L के हिसाब से जो टैक्स आ रहा था वो कितना था? 1 लाख रुपए, माइनस
पहले साल में जो हमारे 23-24 में अकाउंटेंट के P&L के हिसाब से जो आ रहा था टैक्स, जो टैक्स एक्सपेंस जिसको कहते हैं, वो कितना था 80,000। तो सर ये बनेगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, जिसकी एंट्री होगी डेफर्ड टैक्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और अगले साल माय डियर फ्रेंड्स, अगले साल माय डियर फ्रेंड्स, जो अकाउंटेंट के P&L के हिसाब से टैक्स निकल के आएगा 1 लाख, माइनस जो सीए के हिसाब से अगले साल जो टैक्स निकल के आएगा करंट टैक्स 80,000, ये जो 20,000 होगा ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। लेकिन सर आपने तो अगले साल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनाई थी, आपने तो उसी एसेट को रिवर्स कर दिया था। हाँ, अगर पहले डीटीए रखा हुआ है तो वही रिवर्स होगा। अगर पहले ही साल में ये कारनामा हो जाए, जैसे साइंटिफिक रिसर्च एसेट का एग्जांपल दिया था कि साइंटिफिक रिसर्च एसेट में टैक्स एक्सपेंस यानी अकाउंटेंट के हिसाब से टैक्स बन रहा है ज्यादा, अकाउंटेंट के हिसाब से कितना बन रहा था 40,000, माइनस सीए के P&L के हिसाब से करंट टैक्स कितना बन रहा था 23,000, तो 17,000 की क्या निकल के आई थी टैक्स लायबिलिटी, जिसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू DTL अकाउंट 17,000 माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है सर, ये हमने यहाँ पे करी भी थी, अरे P&L टू DTL 17,000 जी सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक हमने नोट्स पढ़े, कुछ एक और बातें समझानी है मुझे अभी आपको, ये लीजिए सेकंड नोट पढ़िए यहाँ पे, टाइमिंग डिफरेंसेस लीड टू डीटीए और डीटीएल, यानी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जन्म लेते हैं, परमानेंट डिफरेंसेस डू नॉट लीड टू डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। परमानेंट डिफरेंसेस की वजह से कभी भी डीटीए और डीटीएल नहीं आएंगे। डीटीए डीटीएल का मतलब क्या है, ऐसे एसेट लायबिलिटी जो कल को रिवर्स हो जाए। परमानेंट डिफरेंस में कल को कुछ रिवर्स होना ही नहीं, तो डीटीए डीटीएल की कोई बात ही नहीं होनी कैसी भी। ठीक है सर, डीटीए हम बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में दिखाते हैं और डीटीएल बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रख के चलेंगे। ठीक है सर, और कभी भी डीटीए और डीटीएल को प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करके नहीं लिखा जाता। सर प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब, आज तुम्हारी बुक्स में तुमने अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स बन रहा था 80,000, तुमने इनकम टैक्स के हिसाब से 1 लाख पे किया, तुमने 20,000 का ज़्यादा टैक्स पे किया, तो आज तुम अपने अकाउंट्स में 20,000 का एक एसेट नॉन करंट एसेट्स में बुक कर रहे हो, जिसमें लिख रहे हो डेफर्ड टैक्स एसेट 20,000। बट मान लीजिए वो अगले साल रिवर्स होना है, या मान लीजिए वो 5 साल बाद रिवर्स होना है, मान लीजिए वो 5 साल बाद रिवर्स होगा, मतलब इनकम टैक्स में वो आज माइनस नहीं हुआ है, वो 5 साल बाद वो डिफरेंस माइनस होगा, जिसकी वजह से वो 20,000 का डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा था। तो उस 20,000 को आप 5 साल बाद की प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं लिखोगे, 20,000 को 20,000 ही रहने दोगे। कहने का मतलब आप डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई नहीं करोगे। डीटीए डीटीएल जितना डिफरेंस आ रहा है उसी अमाउंट पे लिखे जाएंगे, डीटीए डीटीएल को प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करके नहीं लिखा जाएगा। ठीक है सर जी, ओके, नो इश्यूज है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लिप में मिलेंगे, वरना ये क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लिप में अब हमें क्या क्या समझना है, अब सर हमें समझना है एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का पॉइंट, और उसके बाद ऑफसेट ऑफ डीटीए एंड डीटीएल, उसके लिए तो क्वेश्चन करेंगे हम, और क्वेश्चंस करने हैं बस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का पॉइंट भी इलस्ट्रेशन 3 के माध्यम से होगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मैं समझाएगा आपको। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे बेसिकली 90%, ये मानिए 10% थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा बस। ठीक है सर, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लिप में। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, या आप हमारी लाइव क्लासेस परचेज करना चाहे GDPD कंप्लीट पूरे ग्रुप के लिए, ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं डायरेक्ट बात करूंगा आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।